अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। उसने जब बात शुरू की तो मुझे मायूसी होने लगी, क्योंकि उसने मुझे अपना तारीख जोग्राफिया सुनाना शुरू कर दिया था। मैंने उसकी बात का रुख फेरने के लिए सवाल करने शुरू कर दिए, फिर भी उसके मुंह से काम की कोई बात नहीं निकल रही थी। मैंने इतना महसूस किया कि वो झूठ नहीं बोल रही थी और वो बहुत ही सीधी औरत थी। मैं उससे पूछता था कि शीदी के दर पर्दा ताल्लुकात किसके साथ थे। वो इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं देती थी। उसने ये बता दिया कि वो शीदी के एतमाद की नौकरानी थी और शीदी से बहुत खुश रखती थी। शीदी ने तुम्हें कभी कहा था कि जाओ फलां आदमी को मेरी तरफ से ये देकर आ जाओ, बात कह दो? मैंने पूछा। पहले तो वो मेरे मुंह की तरफ देखती रही, फिर उसने सर झुका लिया। जब सर उठाया तो उसने अपना हाथ ज़रा सा घुमाकर और सर हिलाकर कहा, कहती होगी, मुझे क्या पता, मुझे तो अपना बेटा चाहिए, वो बेगुनाह है। मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा इस बात पर आया था कि बेकार वक्त ज़ाया किया। ये तो बदबख्त ज़हनी लिहाज से बहुत कमज़ोर है। मैंने गुस्सा उस पर झाड़ दिया और मेरे मुंह से निकल गया, बेटे को फांसी चढ़ने दो, फिर उसकी लाश ले आना। वो तड़पने लगी और मेरे पैरों में बैठ गई। मैंने उसे कहा कि साफ कह दो कि तुझे कुछ भी मालूम नहीं, या जो कुछ तुम्हें मालूम है बता दो, फिर अपना बेटा मुझसे ले लेना। उसने सबसे पहले मजहर का नाम लिया। शीदी इस औरत की ज़ुबानी उसे पैगाम भेजती थी कि फ़लाँ जगह आ जाओ। उनकी इस किस्म की मुलाकातें बहुत कम होती थीं। ज़्यादातर मुलाकातें यूँ होती थीं कि मज़हर की खाला किसी दूसरे घर गपशप लगाने चली जाती और खालू अपने काम से निकल जाता। शीदी की नौकरानी को मज़हर की खाला के घर ये देखने के लिए भेजती थी कि मज़हर घर में अकेला है या कोई और भी है। एक साल में इनकी 2 मुलाकातें इतनी दिलेराना थीं कि पकड़े जाते तो दोनों कत्ल हो जाते। ये मुलाकातें शीदी के चौबारे पर हुई थीं। ऊपर जाने के 2 रास्ते थे। एक पीछे था जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता था। शीदी ने नौकरानी की ज़बानी पैगाम भेजा था कि रात को उधर के दरवाजे की जंजीर खुली होगी। मज़हर 1 साल बाद अपने गांव चला गया तो नौकरानी ने शीदी को अकेले बैठे रोते देखा। 10-12 दिनों बाद मज़हर फिर आया और 3-4 रोज़ अपनी खाला के घर रहा। नौकरानी शीदी के कहने पर मज़हर से मिली और इससे मुलाकात हुई। इसके बाद शीदी लापता होने तक 3 महीने गुजर गए हैं। इस अरसे में मज़हर 3 बार शीदी के गांव आया। आखिरी बार वो आया और चला गया और नौकरानी को शीदी के घर वालों ने बताया कि शीदी उसके बेटे को साथ लेकर फलां गाँव अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई है। नौकरानी को मालूम नहीं था कि उन्होंने भाग जाने का प्रोग्राम किस तरह तय किया था। उसे ये भी यकीन नहीं था कि शीदी मज़हर के साथ ही गई थी। नौकरानी ने मेरी पूछगछ में ये भी बताया कि उसे पक्का शक है कि मज़हर की खाला को इन मुलाकातों का इल्म था। उसने बताया कि एक रोज़ शीदी घर पर नहीं थी, इनके मेहमान आ गए। शीदी की माँ ने नौकर से कहा कि शीदी जहाँ कहीं भी है उसे बुला लाए। नौकर बाहर निकला तो उसे अपनी माँ मिल गई। माँ शीदी के घर हर वक्त नहीं रहती थी, वो तो हर किसी का काम करती थी। उसके बेटे ने उसे कहा कि घर में मेहमान आ गए हैं और शीदी ही को बुलाते हैं। माँ को मालूम था कि शीदी कहाँ होगी। वो मज़हर की खाला के घर गई। खाला घर थी नहीं, शीदी भी नहीं थी, मज़हर भी नहीं था। नौकरानी ने खाला से पूछा और उसे बताया कि उसके घर मेहमान आए हैं। खाला ने उसे बताया कि शीदी यहाँ नहीं आई। खाला ने यह भी कहा कि जा, वो आ जाएगी। नौकरानी शीदी को किसी और घर देखने को चल पड़ी। उसने वैसे ही पीछे देखा। शीदी मज़हर की खाला के घर से निकल रही थी। नौकरानी वापस आई तो अंदर से मज़हर निकला। शीदी रुक गई। उसने नौकरानी को साथ लिया और उसे कहा कि घर पे ये न बताना कि मैं यहाँ थी, तुम कहीं और चली जाओ, मैं जाहिर करूँगी कि मैं खुद ही आ गई हूँ। नौकरानी को 1 आना इनाम मिला था, जो उस ज़माने में बड़ी रकम समझी जाती थी। अब नौकरानी मुझसे इनाम मांग रही थी। वो रोती थी, मेरे आगे हाथ जोड़ती थी। मुझे अभी मालूम नहीं हो सका था कि इस वारदात में उसके बेटे का क्या रोल था। वो कहती थी कि उसे कुछ मालूम नहीं, वो तो बुद्धू था। शीदी के बाप और भाई ने और जिस किसी से मैंने नौकर के मुतालिक पूछा, उन सब ने यही कहा कि वो बहुत सीधा, दयानतदार और बुद्धू सा है। फिर उसे हुआ क्या?
وہ بولتا کیوں نہیں، مگر اپنا نام کیوں نہیں بتاتا؟ مجھے خیال آیا شیدی کو اس کے سامنے قتل کیا گیا ہوگا۔ اس منظر کو وہ برداشت نہ کر سکا اور اس کا دماغ صدمے سے بیکار ہو گیا۔ مگر جائے واردات پر یا راستے میں کہیں بھی اس کا کھرا نہیں ملتا تھا۔ بہرحال یہ نوکر میرے لیے معمہ تھا۔ میں نے نوکرانی کو بہت تسلیاں دیں، وعدے کیے کہ اسے اپنا بیٹا بالکل صحیح حالت میں مل جائے گا۔ ماں ڈرتی تھی کہ بڑے لوگوں کی عشق کی بازیوں اور کرتوت میں اس کا بیٹا بے گناہ مارا جائے گا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، لیکن شیدی اور مظہر کی عشق بازی گناہ سے پاک تھی۔ اس کا میرے پاس پکا ثبوت تھا اور یہ ثبوت پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے دیا تھا۔ نوکرانی کے ساتھ خاصا وقت لگ گیا۔ مقتولہ کا جنازہ جا چکا تھا۔ میں نیند اور آرام کو بھول گیا اور مظہر کی خالہ کو بلا لیا۔ اس نے میرے آگے جھوٹ بولے تھے۔ پہلے کی طرح اب بھی اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن میں نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش نہ کی۔ آتے ہی میں نے اسے کہا، اب جھوٹ بولو اور دیکھو تم کس طرح حوالات میں پہنچتی ہو۔ وہ بہت اچھی شکل و صورت والی عورت تھی۔ رنگ گورا تھا جو زرد ہو گیا اور اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ اونچے خاندان کی معزز عورت تھی، بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کی اسی کمزوری کو استعمال کر رہا تھا۔ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ سچ بولو، میں نے کہا۔ اب بھی پردہ ڈالو گی تو سارے گاؤں کے سامنے تمہاری عزت سے پردہ اٹھ جائے گا۔ میں نے آگے ہو کر کہا، تمہیں معلوم ہے کہ شیدی مظہر کے ساتھ گئی تھی؟ نہیں، اللہ کی قسم، اس نے تڑپ کر کہا اور اپنے دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر کہا، مجھے یہ معلوم نہیں۔ تم بکواس کرتی ہو، میں نے کہا۔ ان کی ملاقاتیں تمہارے گھر میں ہوتی تھیں، تم صحن میں پہرا دیتی تھیں۔ اب جھوٹ بولو۔ یہ سب ٹھیک ہے، اس نے کہا، لیکن ان کے جانے کا مجھے علم نہیں۔ ان کی ملاقاتوں کا تمہیں علم تھا؟ جی۔ پہلے کیوں جھوٹ بولا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ کیوں کہا تھا کہ مظہر نے شیدی کا کبھی نام نہیں لیا تھا؟ وہ میری بہن کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے منت سماجت کے لہجے میں جواب دیا۔ میں اسے نہیں پکڑوا سکتی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور رو کر کہنے لگی، کیا آپ اسے پکڑ لیں گے؟ میرے گھر میں جو زیور پیسہ ہے آپ کے آگے رکھ دوں گی، میرے بھانجے کو نہ پکڑیں۔ میں اس سے خون تو نہیں بک سکتا؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہیں اپنی سگی بہن کہتا ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح عزت والے خاندان کا آدمی ہوں۔ عزت والے مرد اپنی بہنوں کو بے عزت نہیں ہونے دیا کرتے اور بھائی اپنی بہنوں کا زیور نہیں اتارا کرتے۔ مجھے بھائی سمجھ کر سچ سچ بتا دو، تمہارے بھانجے کو بچانا میرا کام رہا۔ اس نے میرے سر پر رکھا ہوا میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور سر سے اتار کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، پھر اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ یہ سوچ لو کہ بہن بھائی کا رشتہ نبھانا بڑا مشکل کام ہے، اس نے کہا۔ سچ مجھ سے سن لو، مظہر اور شیدی ایک دوسرے کے لیے پاگل ہو چکے تھے۔ وہ چوری چوری اکٹھے بیٹھتے تھے، لیکن میں اپنے سر پر قرآن رکھ کر کہتی ہوں کہ دونوں نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ شیدی مظہر کے پیچھے گھر سے نکل جائے گی۔ بے وقوف کی بچی نے ذلیل حرکت یہ کی کہ گھر سے زیور اور پیسے بھی اٹھا کر لے گئی۔ مظہر کو زیور اور پیسے کیا کرنے تھے؟ اس کے گھر تو سونے چاندی کی ندی بہتی ہے۔ تمہیں اگر پہلے معلوم نہیں تھا تو پھر کس طرح پتہ چلا کہ شیدی مظہر کے ساتھ گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ مظہر میرے پاس آیا تھا، اس کی خالہ نے بتایا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ کل رات سے شیدی کا پتہ نہیں چل رہا۔ اس نے کہا کہ شیدی اس کے گھر میں ہے، وہ مجھے یہی بتانے کے لیے آیا تھا۔ اس عورت نے جو کہانی سنائی اور میں نے جو جرح اور چھان بین کی، اس سے یہ انکشاف ہوا کہ مظہر کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن شیدی کے گاؤں میں آ کر شیدی اس کے دل میں اتر گئی۔ محبت کے اظہار میں پہل شیدی نے کی۔ وہ ایک دوسرے میں ایسے کھو گئے کہ دنیا کو اور حقیقی حالات کو بھول گئے۔ ان کا کمال یہ تھا کہ خالہ کے سوا کسی کو ان کی محبت کی بھنک تک نہ مل سکی۔ مظہر کی خالہ کی عمر 35 اور 40 کے درمیان ہو گئی تھی۔ اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ خدا نے بچے کے آثار بھی پیدا نہ ہونے دیے۔ مظہر اس کی بہن کا ایک ہی بچہ تھا۔ خالہ کو یہ بچہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اپنے گاؤں جاتی تو بچے کو اپنے ساتھ چپکائے رکھتی۔ بچہ بڑا ہوا تو اپنی سسرال میں بلا لیتی اور 2-4 دن اسے اپنے پاس رکھتی۔ وہ بچے کو مظہر نہیں مظری کہتی تھی۔ مظہر جوان ہوا تو خوش طبع اور مسحور کر دینے والا گویّا نکلا، لیکن اپنے دشمنوں کے لیے وہ مصیبت بن گیا۔ زبردست لٹھ باز اور دلیر تھا، اس کے ساتھ ہی اکلوتا ہونے کی وجہ سے شہزادہ بن گیا تھا۔
अपनी बात मनवाता और अपनी करता था। अब उसे 1 साल के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना गांव छोड़ना पड़ा। दुश्मनों ने उसकी नेक चलने की जमानत करा दी थी। वो खाला के पास आ गया था। खाला ने उसे खाला से बहुत प्यार था। शीदी के साथ उसका ताल्लुक पैदा हुआ तो उसने खाला को बता दिया और कसम खाकर कहा कि शीदी के साथ उसकी मोहब्बत पाक है और वो शीदी के साथ शादी करेगा। खाला ने उसे कहा कि उसकी मंगनी कौन तोड़ेगा। उन लोगों को जवाब मिला तो वो पक्के दुश्मन बन जाएंगे। मजहर पर तो जज्बात का जादू सवार था। शीदी की हालत इससे भी बुरी थी। खाला उसकी मुलाकातें कराती और उन पर पर्दा डालती रही। खाला ने मजहर के साथ अपने प्यार का सबूत इस तरह दिया कि उसे रोकने की बजाय उसे खुली छुट्टी दिए रखी और मजहर शीदी को घर से निकाल ले गया। खाला को मालूम नहीं था कि नौकर और कुत्ता किस तरह उनके साथ चले गए थे। क्या इस नौकर को शीदी और मजहर के ताल्लुक का इल्म नहीं था? मैंने पूछा। नहीं, खाला ने जवाब दिया। उससे पता चल जाता तो वो शीदी के माँ बाप को बता देता। वो बड़ा पक्का लड़का है तो बुद्धू, लेकिन उससे कोई काम गलत नहीं कराया जा सकता। इतना गरीब लड़का है लेकिन लालच में नहीं आता। मजहर खाला से कहने आया था कि शीदी उसके पास है और उसने अपने माँ बाप को बता दिया है। शीदी को उसने अपने एक नौकर के मकान में रखा था। वो बहुत छोटा सा मकान था। मजहर के माँ बाप उसकी इस हरकत से परेशान हो गए थे। मजहर ने शीदी के ख़ानदान को दुश्मन बना लिया था। उनके लिए दूसरी मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि मजहर की मंगनी हो गई थी। खाला ने बताया कि इस मामले में वो इसकी कोई मदद नहीं कर सकती। शीदी के ख़ानदान के साथ अब उसकी भी दुश्मनी पैदा हो गई थी। मजहर चला गया और 4-5 रोज़ बाद घबराहट और परेशानी की हालत में खाला के पास आया और उसे बताया कि शीदी लापता हो गई है। खाला के पूछने पर उसने बताया कि जिस मकान में शीदी को रखा था वो गांव के बाहर की तरफ था। शीदी पर पहरा बिठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो अपनी मर्जी और खुशी से गई थी। नौकर रात को दूसरे कमरे में सोता था। उस रात भी नौकर दूसरे कमरे में सोया हुआ था। उसे सुबह पता चला कि शीदी गायब है। मजहर शीदी के बाप और भाई से मिला। उस पर तो किसी को शक ही नहीं था। वो उनसे पूछ नहीं सकता था कि शीदी कहाँ है। खाला ने शीदी के घर जाके देखा, उसे वो घर में नजर न आई। नौकर और कुत्ते के मुतालिक उसने नहीं बताया कि वो कहाँ है। मैंने पूछा। नहीं, खाला ने जवाब दिया कि नौकर की तरफ तो मेरा ख्याल ही नहीं आया था। असल और पूरा बयान तो मुझे मजहर से लेना था। मैं बाहर निकला और नंबरदार से कहा कि मजहर आया हुआ है, उसे मेरे पास ले आओ। मैं फिर उसकी खाला के पास जा बैठा और उससे उसके बयान को जहन में रखकर कई और सवाल किए। उसने कुछ और बातें भी बताईं लेकिन शीदी के मुतालिक वो यही कहती रही कि उसे मालूम नहीं और ये भी कि मजहर शीदी को कत्ल नहीं कर सकता। खाला ने फिर मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि मैं मजहर को ना पकड़ूं। अगर मजहर ने कत्ल नहीं किया तो मैं उसे नहीं पकड़ूंगा, ये मैंने कहा। अगर उसने अपनी ज़बान से कह दिया कि शीदी उसके साथ घर से निकली थी तो भी मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा। उसे ये कहकर भेज दिया कि वो किसी को ना बताए कि उसने मुझे क्या बयान दिया है। उसके जाने के बाद नंबरदार ने मुझे बताया कि मजहर जनाजा पढ़कर वहीं से अपने गांव को वापस चला गया है। दिन का पिछला पहर गुजरने को था। मैंने नंबरदार से कहा कि मेरे लिए और मेरे अमले के लिए जो मेरे साथ था घोड़े और टट्टुओं का बंदोबस्त करे। उसने उसकी बजाय यक्की का बंदोबस्त कर दिया जो गांव में मौजूद था। मैं फौरन मजहर के गांव रवाना हो गया। गांव में दाखिल हुए तो सूरज गुरूब हो गया। मैं मजहर का घर पूछकर सीधा उनके दरवाजे पे जा रुका। अंदर से मजहर अपने बाप के साथ बाहर निकला। इनका चौबारा बता रहा था कि ये अमीर जमींदार हैं। उन्होंने मुझे अपनी बैठक में बिठाया। मजहर से मैं पहले मिल चुका था। उसका बाप भी बैठ गया। उसने उसे कहा कि वो बाहर चला जाए। वो इल्तिजा करने लगा कि उसे अपने बेटे के साथ रहने दिया जाए। देखें बुजुर्गवार, मैंने कहा, मैंने आपकी इज्जत का बहुत ख्याल रखा है और यहाँ आ गया हूँ, वरना मैं 2 कांस्टेबल भेजकर आपके बेटे को हथकड़ियाँ लगाकर थाने बुलवा लेता। आप बाहर चले जाएं। वो सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया। मैंने मजहर से पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला था कि शीदी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। उसने अब भी झूठ बोला। देखो लड़के, मैंने कहा, मैं पहले यहाँ आया था तो तुम्हें बुलाया था। तुमने शायद सोचा नहीं कि मैंने इतने बड़े गांव में सिर्फ तुम पर क्यों शक किया है। मुझे कोई इशारा मिला था तो तुम्हें बुलाया था। अब पक्की शहादत और निशानदही पर आया हूँ
और तुम अभी तक झूठ बोल रहे हो। मुझे उस मकान में ले चलो जहाँ तुमने शीदी को रखा था और जहाँ से तुम कहते हो कि वो लापता हो गई थी। आपको किसने बताया कि मैंने शीदी को यहाँ छुपा कर रखा था? तो मेरे सवालों का जवाब दो। मैंने कहा, मुझसे कुछ न पूछो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं सबसे पहले तुम्हारे घर की तलाशी लूँगा। सारा गांव तमाशा देखेगा। हम हर एक ट्रंक खोल कर और खाली करके देखेंगे। अपनी इज्जत बचाओ और जो मैं कहता हूँ वो करो। मुझे इस मकान में ले चलो जहाँ तुमने शीदी को रखा था। वो नौजवान था और उसे अपनी अमीरी का भी घमंड था। वो मेरी बात पर नहीं आ रहा था। मैंने उसके बाप को बुला लिया। मोहतरम सूबेदार साहब, मैंने उसे कहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारे गांव को आपका तमाशा ना दिखाऊं। अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में है। अपने शहजादे से कहें कि मुझे चक्कर देने की बेवकूफ़ी ना करे। आप इसे क्या पूछ रहे हैं? बाप ने पूछा। मैं इसे कह रहा हूँ कि उसने राजनगर की शीदी नाम की लड़की को जिस मकान में रखा था मुझे वहाँ ले चले, लेकिन ये मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है। इसे कुछ समझाएं वरना इस घर की तलाशी होगी। लड़की का जेवर और रकम यहाँ से मैं वो बरामद करूँगा। फिर मैं आपके बेटे को हथकड़ियाँ लगाकर थाने ले जाऊँगा। उसने एक लड़की को कत्ल किया है। इज्जतदार बाप का जो हाल हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो पलंग पर इस तरह बैठ गया जैसे गिर पड़ा हो। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। वो आंसुओं को रोक रहा था। मुझे मज़र की खाला बता चुकी थी कि इस शख्स को अपने बेटे की इस हरकत ने बहुत परेशान किया था और वो इसकी मंगनी नहीं तोड़ना चाहता था। यही वजह थी कि मैं इस शख्स की इज्जत कायम रखना चाहता था। मैंने उसे पहले तो रोक दिया था, फिर उसे तसल्ली दी और इसकी हौसला अफजाई की। इस लड़के ने मुझे जलील कर दिया है, उसने कहा। अगर लड़की कत्ल न होती तो इतना तूफान न बनता। तो भी ये मेरे लिए इज्जत की बात थी कि ये एक मौजिद ख़ानदान की लड़की को निकाल लाया। लड़की या शायद इन दोनों ने मेरी और ज़्यादा बेइज्जती इस तरह की कि लड़की अपने साथ जेवर और कुछ पैसे भी ले आई। मैंने दोनों चीज़ें अपने कब्जे में रखी हुई हैं, वो मैं आपके हवाले कर देता हूँ। वो उठा। माल बरामद करने के लिए पुलिस का ख़ास तरीका और ज़ाब्ता है, मैंने कहा। गांव के 2 गवाहों के सामने आप और आपका बेटा कहेंगे कि माल हमने यहाँ रखा हुआ है, फिर आप वो इशारों से उठाकर मेरे हवाले कर देंगे। आपके बयान लिखे जाएंगे, इन पर गवाह दस्तखत करेंगे। वो रिटायर्ड सूबेदार और खासा बड़ा ज़मींदार था। अंग्रेज़ों के वक्तों के सूबेदार नवाबों और महाराजों जैसी हैसियत रखते थे। मैं बरामदगी के असल तरीके को नज़रअंदाज भी कर सकता था, लेकिन मैं इन लोगों को अपने पाँव के नीचे बैठने पर मजबूर करना चाहता था ताकि ये मुझे लड़की के कत्ल का राज दे दें। बड़ा अच्छा असर हुआ। बाप ने जो आंसू रोके हुए थे वो निकल आए। बेटे ने बाप के आंसू देखे तो वो बोल पड़ा। मुझे ख्याल आया कि इस बाप ने माँ बाप अपने बच्चों को प्यार और शफकत से पालते हैं और अपना आप इन पर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बच्चे बड़े होकर माँ बाप को जिल्लत और रुसवाई में फेंक देते हैं। आप सरकारी तरीका अभी रहने दें, मज़हर ने कहा। मैं आपको सारा वक़ुआ सुना देता हूँ, लेकिन एक बात मैं पहले ही कह देता हूँ कि लड़की को मैंने कत्ल नहीं किया। मैं आपको इस मकान में ले चलता हूँ जहाँ मैंने लड़की को रखा था। मैंने उसके बाप को बाहर भेज दिया। मज़हर ने वही बयान दिया जो उसकी खाला दे चुकी थी। उसने शीदी के साथ मुलाकातें उसी तरह सुनाई जिस तरह उसकी खाला ने सुनाई थी। नौकर की माँ को उन्होंने जिस तरह इस्तेमाल किया वो भी मैंने वैसे ही सुना जिस तरह वो औरत खुद मुझे बता चुकी थी। उसने 2-4 ऐसी बातें भी सुनाई जो उसकी खाला को मालूम नहीं थी। उसने खाला को बताए बगैर लड़की को घर से निकाला था। अब उसने वो वक़ुआ सुनाया जो किसी को भी मालूम नहीं था। वो जब लड़की को साथ ले जाने के लिए आया तो गांव से बाहर एक जगह रुका जो उन्होंने मुकर्रर की थी। वो अपनी घोड़ी पर आया था। लड़की अपनी वसी मकान के पिछले रास्ते से निकली और उस तक पहुंच गई। शीदी के घर रखवाली का बड़ा खूंखार कुत्ता था जिसे रात को खुला छोड़ देते थे। कोई चोर डाकू इस घर के करीब नहीं आ सकता था। जब शीदी बाहर निकली तो कुत्ता उसके पीछे चल पड़ा। ये कुत्ते की फितरत है कि अपने मालिकों से प्यार करता है। शीदी ने मज़हर को बताया था कि उसने कुत्ते को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना हटा। शीदी ऊंची आवाज़ से उसे नहीं धुतकार सकती थी। कुत्ता आखिर वापस चला गया। मज़हर ने शीदी को घोड़ी पर अपने आगे बिठा लिया। उसने घोड़ी को दौड़ाया नहीं ताकि आवाज़ गांव तक ना पहुँचे।
वो गांव से कमोबेश 1 मील दूर खंडरों के इलाके में पहुंच गया तो इन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। रात अंधेरी थी, किसी ने कुत्ते को ललकारा। कुत्ते से पहले एक साया सा, जो कोई आदमी लगता था, नजर आया। उसके हाथ में शायद लाठी थी। साफ पता चलता था कि यह आदमी उनके ताक़ुब में आया है और उसने कुत्ते को इसलिए ललकारा है कि वो इन्हें पकड़ ले। मज़र बड़ा जोशीला और दिलेर जवान था। वो घोड़ी से उतरा, सीधी भी उतर आई। मज़र पीछे गया। उस आदमी ने मज़र को ललकारा और पूछा कि वो कौन है। मज़र के पास बेत का मोटा डंडा था जिसके आगे तांबे का खोल चढ़ा हुआ था। उस अजनबी ने लाठी ऊपर की, मगर मज़र ज़्यादा तेज था। उसने उसको डंडा मारा जो उसके कंधे पर पड़ा। वो आदमी संभल न सका। मज़र ने उसे 2 और डंडे मारे जो उसकी पीठ पर पड़े और आखिरी डंडा उस आदमी के सर पर पड़ा और वो गिर पड़ा। मज़र ये देखने के लिए ना रुका कि वो कौन था। वो घोड़ी पर सवार हुआ, सीधी को आगे बिठाया और घोड़ी को एड़ लगा दी। 1 मील के लगभग और गए तो इन्हें पता चला कि कुत्ता उनके पीछे आ रहा है। मज़र समझा कि वो आदमी फिर आ गया है। वो रुका, कुत्ता भी उनके पास आकर रुक गया। उन्होंने देखा कि कुत्ते के साथ कोई नहीं था। तब उन्होंने देखा कि ये सीधी का कुत्ता है। उसे वापस भेजना था। उसे मारते थे तो वो घूम फिर कर फिर उनके पास आ जाता था। कुछ और दूर जाकर मज़र ने सीधा रास्ता बदल दिया और ज़रा आगे जाकर उसने घोड़ी से उतरकर कुत्ते को डंडा मारा और फिर उसे पत्थर मार मार कर भगा दिया। कुत्ता सीधी के पीछे जा रहा था। उसके बाद कुत्ता उनके पीछे ना आया। सीधी परेशान थी कि कुत्ते के साथ कौन था जिसे मज़र बेहाल करके फेंक आया था। अगर वो सीधी का भाई होता तो इस तरह मार न खाता। मज़र को पक्का शक ये था कि वो नौकर था। उसने शायद सीधी को घर से निकलते देख लिया होगा और अपनी दरियाफ्त और वफादारी से मजबूर होकर सीधी के पीछे चला आया होगा। मुझे शक हुआ कि अगर वो नौकर था तो अब वो मक्कर नहीं कर रहा था। उसके सर पर बड़ी ज़ोर से डंडा लगा था। इससे उसकी याददाश्त खत्म हो गई होगी। वो अब थाने में था। उसे डॉक्टर के पास भेजना था। मज़र सीधी के साथ अपने गांव पहुंच गया और सीधी को एक नौकर के मकान में ले गया। ये झुग्गीनुमा मकान था। इसे मज़र ने अच्छी तरह साफ करा दिया था। बड़ा अच्छा पलंग रखवा दिया था। उसे ऐसा डर तो नहीं था कि सीधी भाग जाएगी, इसलिए पहरे का कोई इंतज़ाम ना किया। सिर्फ एक नौकर को वहाँ रहने दिया जिसका काम सीधी की खिदमत करना था। उसने सुबह अपने माँ बाप को बताया कि वो फलां की बेटी को ले आया है और उसके साथ शादी करेगा। माँ बाप पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मज़र ने उन्हें कहा कि उसकी मंगनी तोड़ दी जाए। माँ बाप ने उसे समझाया कि मंगनी तोड़ने का नतीजा क्या होगा और ये भी बताया कि सीधी के ख़ानदान के साथ जो दुश्मनी पैदा हो गई है उसके नतीजे में तो खून खराबा होंगे ही। मज़र ने इन्हें कहा कि वो सीधी के ख़ानदान के साथ दुश्मनी नहीं रहने देगा। वो सीधी के भाई और उसके बाप के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगेगा और उन्हें कहेगा कि सीधी मेरे पास है, उसकी शादी मेरे साथ कर दो। क्या ये तुम्हें यकीन था कि वो तुम्हें बख्श देंगे? मैंने पूछा। ना बख्शें, उसने जवाब दिया। मैं उन्हें कहता कि तुम लोगों को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो ना सही। तुम्हारी बेटी खुद ही मेरे साथ शादी कर रही है। उसका यह ख्याल अहमकाना था। यह जैसा भी था, मुझे इससे गर्ज नहीं थी। मेरा मकसद तफ्तीश था। उसने बताया कि उसकी माँ और बाप सीधी से मिलने गए और उसे कहा कि वो इसे वापस चली जाए, वरना दोनों ख़ानदानों में ऐसी दुश्मनी पैदा हो जाएगी कि मज़र कत्ल हो जाएगा। लेकिन सीधी ने इन्हें कहा कि दुश्मनी तो शुरू हो ही गई है। अब अगर वो वापस चली जाएगी तो उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे कि वो पाक साफ वापस आई है। वो ठीक कहती थी। सिर्फ किसी के साथ घर से निकल जाना ही बहुत बड़ा जुर्म था। मज़र बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा था कि उसने बड़ी ख़तरनाक हरकत की है। उस पर जज्बात का भूत सवार था। उसे माँ बाप ने कह दिया कि वो इसकी मंगनी नहीं तोड़ेंगे। मज़र ने गांव के मीरासी से कहा कि वो उसकी मंगेतर के भाइयों से कह दे कि वो उनकी बहन के साथ शादी नहीं करेगा। मंगेतर के भाइयों ने उसे जवाब दिया कि देखा जाएगा। मज़र ने उन्हें नाराज़ करने के लिए धमकी का जवाब धमकी से भेजा और ये भी कह दिया कि मैंने जिसके साथ शादी करनी है उसे मैं ले आया हूँ। गांव में अभी किसी को मालूम नहीं था कि मज़हर किसी लड़की को निकाल कर ले आया है। उसकी मंगेतर के भाइयों की जासूसी होगी कि उन्हें पता चल गया होगा कि उसने अपने नौकर के घर किसी लड़की को रखा हुआ है।
मुझे अब ये याद नहीं रहा कि 3 दिनों या 4 दिनों बाद लड़की लापता हो गई। पहली बार मुझे ख्याल आया कि लड़की को उसका बाप भी गायब कर सकता है। मैंने ये शक मज़हर को ना बताया। उसकी बातों से पता चलता था कि उसे अपने बाप पर शक नहीं, वो मंगेतर के भाइयों पर शक कर रहा था। मज़हर ने नौकर को मारा पीटा। वो साथ वाले कमरे में सोया रखा था। उसने बताया कि बाहर वाला दरवाज़ा बंद था, सुबह देखा तो खुला हुआ था। मैंने मज़हर से पूछा कि वो खुद वहाँ क्यों नहीं सोता था। इस लड़की को शादी से पहले मैं पाक रखना चाहता था, उसने जवाब दिया। जवान लड़की और लड़के का रात को एक कमरे में सोना मुनासिब नहीं था। लड़की तो लापता हुई। अगले रोज़ मज़हर की मज़हर की माँ के पास आई और कहने लगी कि शादी का दिन मुकर्रर कर दो। मज़हर के माँ बाप ने उसे टाल दिया। मज़हर ने मुझे बताया कि उससे अगले रोज़ उसी मीरासी की ज़बानी उसकी मंगेतर के भाइयों ने उसे पैगाम भेजा, अब किसी और को ले आओ। मज़हर ने अपने बाप को बताया कि लड़की इनके भाइयों ने गायब की है और वो इनसे इंतकाम लेगा। माँ उसके पाँव पर गिर पड़ी और रो रो कर कहा कि वो इनका एक ही बेटा है, इनके बुढ़ापे पर रहम करे। बाप ने अपनी तुर्रे वाली पगड़ी उसके हाथ में देकर कहा कि जाओ इसे अपने हाथों बाहर गोबर के ढेर पर फेंक आओ। बाप ने उसे ये भी कहा कि तुम इतनी ज़्यादा ज़मीन जायदाद के अकेले मालिक हो, ऐश मौज करने के लिए ज़िंदा रहो, दुश्मन नहीं दोस्त बनाओ। माँ बाप ने उसे ऐसा घेरा कि वो मजबूर हो गया और उसने इंतकाम का इरादा तर्क कर दिया। इससे अगले रोज़ उसकी मंगेतर के घर से कपड़ों का जोड़ा, अंगूठी और पैसे जो उन्होंने मंगेतर को मंगनी की रस्म पर दिए थे वापस आ गए। साथ ये पैगाम था कि उन्होंने लड़के को जो कपड़े और अंगूठी और पैसे दिए थे वो वापस कर दो। मज़हर का बयान बहुत लंबा था। मैंने जिरा की थी, बहुत से सवालों के ज़रिए अपने शकूक को रफ़े किया था। मैंने ये अंदाज़ा कर लिया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। रात बहुत गुजर गई थी। मज़हर का बाप मेरे कहने के बगैर एक पोटली ले आया और मेरे हवाले कर दी। मैंने खोल कर देखा, उसमें ज़ेवरात थे और 10-10 और 5-5 रुपए के कुछ नोट थे। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ कि ये अपने पास रख लें, उसने कहा और उसके आंसू निकल आए। कहने लगा, लड़की ये ज़ेवर और पैसे अपने साथ लेकर आई थी। मैंने गांव के नंबरदार को बुलाया और उसे कहा कि मैं बाकी तफ्तीश उसके घर में करूंगा। मैं उसके घर चला गया, मज़हर और उसके बाप को साथ ले गया। उन्हें बाहर बिठाया और नंबरदार को अंदर बिठाकर मज़हर की मंगेतर के भाइयों के मुतालिक पूछा। उसने बताया कि वो सब खुशहाल ज़मींदार हैं और बड़े दिल गुर्दे वाले हैं।